केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए से कम करके जीरो यानी कि शून्य कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा क्रूड ऑयल खरीद रही कंपनियों को घाटे से बचाने और फ्यूल की कीमतों में आगे किसी भी बढ़ोतरी को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी कदम था और इसलिए यह उठाया गया है। आखिर इस ड्यूटी कट का असली मकसद क्या है, आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, कंपनीज को गया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खाते में तो ये रेट कट जाएगा, लेकिन आम आदमी की जेब में क्या आएगा, उसके हाथ में क्या आएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे और ओवरऑल इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से ही रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। देश में तेल की कीमतें वैसे ही आसमान छू रही थीं, ऊपर से दुनिया में जंग, समुद्र रास्तों की नाकेबंदी और कच्चे तेल की कीमतें $100 पार। ऐसे में केंद्र सरकार ने अचानक रातों रात बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। बड़ा सवाल है कि इससे तेल कंपनियों का हाल कितना सुधरा, कितना घाटा था और अब कितनी राहत मिलेगी। अब इस पूरी कहानी के अंदर की तस्वीर समझिए। दुनिया भर में तेल बाजार में भूचाल है। ईरान युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, सीमित संख्या में जहाज गुजर रहे हैं और यहीं से भारत के 40% तेल की सप्लाई आती है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गई हैं। ऐसे माहौल में भारत की तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पेट्रोल डीजल बेच तो रही थीं, लेकिन असल में करीब 24 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 30 रुपए प्रति लीटर डीजल पर घाटा झेल रही थी। ये बात खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मानी। ये घाटा कोई छोटा मोटा नहीं था। ऊंचे क्रूड की वजह से ऑटो फ्यूल पर कंपनियों का सालाना नुकसान इतना बढ़ गया था कि सरकार को खुद दखल देना पड़ा। एमकी ग्लोबल का अनुमान कहता है कि ओएमसीज को जितना वार्षिक नुकसान हो रहा था, उसमें से 30-40% तक का बोझ सरकार उठा सकती है। मतलब साफ है कि अगर ये कदम नहीं उठता तो कंपनियों पर घाटे का पहाड़ टूटना तय माना जा रहा था। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया है, यानी 10 रुपए की सीधी राहत कंपनियों को मिलेगी। डीजल पर 10 रुपए की टैक्स कटौती कर इसे पूरी तरह शून्य कर दिया है। सरकार को इससे कितना नुकसान होगा ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन एक बात साफ है कि ये कदम चुनाव से ठीक पहले आम आदमी को राहत देने और महंगाई रोकने के लिए उठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कंपनियों को अब क्या फायदा मिलेगा? सरकार की इस टैक्स कटौती से कंपनियों का जो नुकसान चल रहा था, उसमें से 30% से 40% तक की भरपाई हो जाएगी। मान लीजिए कि कंपनियां पेट्रोल पर 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए का नुकसान उठा रही थी, तो अब टैक्स कट के बाद ये बोझ काफी हद तक हल्का हो जाएगा। मतलब कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपए की राहत हर महीने मिलेगी। यानी खाड़ी संकट और कच्चे तेल की आग से महीने भर में घाटा झेलती तेल कंपनियों को सरकार की टैक्स कटौती से बड़ी राहत दे दी है। चुनावी माहौल और महंगाई की टेंशन के बीच ये फैसला ठीक उसी वक्त आया जब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर देश में डर साफ दिख रहा था। अब उम्मीद की जा रही है कि टैक्स कटौती के बाद कंपनियां फ्यूल के दाम नहीं बढ़ाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्ग सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सौरभ मित्रा सर, जो कि पार्टनर है ऑयल एंड गैस ग्रैंड थॉर्टन भारत के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मित्रा सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अजय बंसल सर, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका भी हमारे शो पे, गुड इवनिंग। गर्ग सर, ये जो ओएमसीज को जो राहत दी गई है, इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? क्या इससे वाकई में जो गवर्नमेंट ने दावा किया है कि आगे ओएमसी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, वो दाम नहीं बढ़ाएंगे और इस तरह से आम आदमी को एक राहत देने की बात इसमें कही जा रही है, आप इस थ्योरी से सहमत हैं सर? देखिए, जैसा पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद ने कहा कि डीजल पे 30 रुपए पर लीटर और पेट्रोल पे 24 रुपए पर लीटर अंडर रिकवरीज हो रही हैं। अभी जब से ये ऑयल मार्केट में ये भूचाल सा आया है, तब से, क्योंकि हमारी जिस ऑयल बास्केट इंडिया वाली है, वो करीब करीब $150 पर बैरल पहुंच गई है। तो उसके कारण से जो ऑयल कंपनीज को इस किस्म का नुकसान अभी हो रहा है। ये जब से ये एक महीने से, मान लीजिए आप कि एक महीने से ये स्थिति बनी हुई है। सरकार टोटल मिला के तकरीबन 22 रुपए पर लीटर
पेट्रोल पे और करीब 18 रुपए पर लीटर डीजल पे तरह तरह की एक्साइज ड्यूटीज़ के रूप में रिकवर करती है। कुल मिला के 5 तरह की एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो 13 रुपए पेट्रोल पे थी और 10 रुपए डीजल पे थी, उसको सरकार ने 13 रुपए की जगह 10 रुपए, दोनों 10 रुपए ख़त्म करने के बाद स्पेशल ड्यूटी जो है वो घट के अब टोटल मिला के डीजल पे तकरीबन रह गई है अभी 8 रुपए पर लीटर, और पेट्रोल पे रह गई है 12 रुपए पर लीटर। इसका कुल मिला के जो अनुमान हम बजट में लगाते हैं, बजट में तकरीबन 1,88,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी इस मद में आती है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में। रफली आप ये मान सकते हैं 14,000 प्रति मंथ, प्रति माह का असर पड़ता है सरकार के पास। तो अगर ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज को तकरीबन इसका डबल यानी 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह नुकसान हो रहा था, और सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए अपने पास से देने का फैसला कर लिया, तो अभी भी अगर यही प्राइसेस कंटिन्यू रहती हैं तो ऑयल कंपनीज को 15-16,000 करोड़ प्रति माह का नुकसान होता रहेगा। ये मेरे नज़र में सरकार के दो निर्णय बहुत क्लियर नज़र आते हैं। एक निर्णय बट ये नुकसान कब से हो रहा था सर ओएमसीज को? ये आप 1 मार्च से मान लीजिए। हाँ, उससे पहले? उससे पहले तो हम प्रॉफिट में थे, क्योंकि ऑयल के दाम 70-80 डॉलर पर बैरल थे। दो निर्णय मुझे लगता है सरकार ने लिए हैं कि किसी भी कीमत। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है। सर मेरा सवाल ये है, जिस वक्त कंपनीज मुनाफे में थी, ऑयल प्राइसेस का प्रेशर इतना नहीं था, हम सस्ते में तेल खरीद रहे थे, उस वक्त क्या आम आदमी का पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ सर? नहीं, देखिए इस पे ये भारत सरकार की पॉलिसी है कि ऑयल अगर दाम गिर जाता है तो आप पेट्रोल का दाम, उसको पेट्रोल डीजल के दाम को कम मत करिए। उस समय आप थोड़ा सा अपने पास एक तरह से रिजर्व बना लीजिए। जब दाम ज़्यादा जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस समय आप दाम को बढ़ाइए भी मत, और उस समय जो पहले आपने थोड़े प्रॉफिट्स कमाए थे, उस प्रॉफिट्स के हिसाब से अब अपना चला लें। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है वो ये है कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे थे, वो आज जो नुकसान हो रहा है, जैसे मैंने कहा तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज को एक महीने में नुकसान हो रहा है। तो आप उससे पुराना जो भी आपने इकट्ठा किया हुआ था, बाय द वे उसमें से कुछ आप डिविडेंड दे देते थे, कुछ टैक्स दे देते थे, सारा ऑयल पेट्रोलियम कंपनी के पास रहता नहीं है, तो अब वो अवेलेबल नहीं है। तो ये पॉलिसी सरकार की वही कंटिन्यू कर रही है कि भाई कंज्यूमर के लिए आप दाम मत बढ़ाइए, चाहे हमें अपने आप को और ऑयल कंपनीज को इसको बियर। बट मेरा एक सवाल ये है सर कि गवर्नमेंट ठीक है, आपने ड्यूटी में राहत दी है, बहुत अच्छी बात है, बट ये पैसा आम आदमी को कैसे पास ऑन हो रहा है? मेरे को थोड़ा सा वो समझाइए। आम आदमी को पास ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, आम आदमी को केवल इसी तरह से मिलता है कि अगर ये पैसे सरकार कम नहीं करती और ऑयल कंपनीज को बाकी नुकसान उठाने के लिए मजबूर नहीं करती, तो आपको कंज्यूमर के दाम बढ़ाने पड़ते। तो वो दाम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी जो नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये भी जो राहत मिली है, जैसे मैं इकरा का अनुसार एक अनुमान पढ़ रहा था, इकरा के मुताबिक अगर 10 रुपए प्रति लीटर कट होता है तो 1.5 से 1.5 लाख करोड़ सालाना का नुकसान है राजस्व का। अब ये राजस्व का नुकसान यानी कि ये तो आम आदमी का पैसा है ना सर, जो गवर्नमेंट के पास है, तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी का ही पैसा सरकार ने ओएमसीज को दे दिया, ये कहते हुए कि आम आदमी को। 1.5 लाख करोड़ एक बड़ी रकम है सर। तो नहीं, मैंने जैसे कहा आपको कि 1,88,000 करोड़ कुल मिला के स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से आता है साल में, जिसको इकरा 1,50,000 करोड़ बता रही है। ठीक है, तो 1,88,000 करोड़ जो टैक्स है जो लोगों से आता था पेट्रोलियम कंपनीज के माध्यम से, टैक्स तो ये लोग ही देते हैं, राइट। अब वो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स अब कम दे रहे हैं, लेकिन उतना ही पैसा ऑयल कंपनीज अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा के रख रही है। तो लोगों के लिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आइदर वे।
तो जो पहले की स्थिति में जितना भी पैसे वो टैक्स के रूप में देते थे, अब वो टैक्स की बजाय दाम के रूप में ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज को दे रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आपने इसको बहुत विस्तार से समझाया सर, उसका धन्यवाद। आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा मैं। मित्रा सर, आपके पास आ रहा हूँ। ज़रा मुझे बताइए सर कि वाकई में आपने क्योंकि कहा भी था कि भाई ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास $100 प्लस क्रूड जाने के बाद से ही दबाव है, तो क्या अब ओएमसीज की स्थिति सुधरेगी? और ये जो बार बार कहा जाता है ओएमसीज, अब जैसा सर ने भी बताया कि 1 मार्च से पहले तो आप शानदार मुनाफे में हैं, और मुनाफे का आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल से ही आप मुनाफे में, आपके पास रिफाइनिंग मार्जिन है, बड़ा शानदार है, आपके पास फ्यूल मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, उससे भी तो आप पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मौके पे तो आपको थोड़ा सा खुला दिल दिखाना चाहिए था। ऐसी स्थिति थी क्या ओएमसीज के पास, मित्रा सर? देखिए, थैंक्स दीपक जी। मैं पहला तो ये कहूंगा, देखिए कि हमें ओएमसीज को पहले शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संकट ये है कि आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो कि स्टेट ऑफ होर्मुज से लिमिटेड इन्वेंट्री आ रही है, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, और हर एक कंट्री, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हो, सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल स्टॉक हमारे पास आ जाए, जो कि गवर्नमेंट और ओएमसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और एक कंफर्मेशन दिया है कि हमारे पास चाहे वो एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हमारे पास स्टॉक काफी है और हमें राशनिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो कंजम्पशन है वो करीब करीब पेट्रोल में 165 मिलियन लीटर्स और डीजल में लगभग लगभग 325 मिलियन लीटर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए एक, यदि आप एक्साइज का ड्यूटी का टैक्स, स्पेशल एक्साइज का ड्यूटी का जो छूट भी दिया है, उसके बाद भी मोटा मोटी आप पकड़ के चल सकते हैं कि 500 करोड़ का हिट गवर्नमेंट सिर्फ एक्साइज कम करके लेगी। इस एक्साइज को कम करने के बाद भी ओएमसीज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि हमारा जो इंडियन क्रूड है वो $100 पे नहीं है, इंडियन क्रूड 125 $130 पे मिल रहा है, क्योंकि उसमें वेस्ट जो गल्फ कंट्रीज है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है इस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए इंडियन बास्केट को। उस लेवल पे जो ओएमसीज का नुकसान हो रहा है पर डे का, वो नुकसान तो सिग्निफिकेंट नुकसान है। हम ये बात जरूर जानेंगे, ठीक है, कि हमारे पास फरवरी महीने में और जनवरी महीने में 70 पे क्रूड था, 65 75 पे क्रूड था, पर उसका जो बेनिफिट है ओएमसीज कहीं ना कहीं थ्रू डिविडेंड्स या थ्रू डेवलपमेंट के हिसाब से तो ऑलरेडी कर ही रही है मार्केट को डेवलप करने के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आज ओएमसीज के लिए सबसे बड़े 2 चैलेंज है। एक, सप्लाई सिक्योरिटी को इंश्योर करना कि भाई कुछ भी हो, इतने बड़े देश में आपका एमएस पेट्रोल डीजल, उस मोर्चे पर शाबाशी देनी चाहिए सर, आपने बोला, सही बात बोली। लेकिन मेरा बार बार एक सवाल वही है जो मैं अलग अलग रूप में आपसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप, और जैसा मैंने बताया कि आपके 4 बड़े रेवेन्यू सोर्सेज हैं, आपका रिफाइनिंग मार्जिन हो गया, आपका फ्यूल मार्केटिंग हो गया, आपका पेट्रोकेमिकल्स हो गया, एलपीजी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें से आपका युद्ध के बाद से आपके कुछ मोर्चों पर आपके प्रॉब्लम आया है, इससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब इसमें से अभी भी रिफाइनिंग का नंबर 1, दूसरा पेट्रोकेमिकल्स का, ये तो आपके अभी भी काम करते रहेंगे सर? जरा इसमें फैक्ट्स बताइएगा। दूसरा, जिस वक्त आप पैसा कमा रहे थे, ओएमसीज जिस वक्त पैसा कमा रही थी, जो अभी गर्ग सर ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको किया, आपकी भाषा में भी थोड़ा समझाइए। एक आम आदमी को कैसे कंपनी समझाएंगी कि जिस वक्त क्रूड सस्ता था, आप ज़्यादा मार्जिन कमा रहे थे, अब अगर संकट आया है तो आपके 15-20 दिनों में ही हाथ पैर फूलने लग गए। आप एक्सचेकर का पैसा जो है गवर्नमेंट से लेने को आपने गवर्नमेंट को विवश कर दिया। तो ये क्या थ्योरी सही है सर? देखिए, आपको ये भी देखना है कि क्रूड की जो जंप हुई है दीपक जी, लगभग लगभग $125 पे चली गई और कांस्टेंट लेवल पे चल रही है, जिसके चलते में पहला जो भी बफर रहा होगा, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, रिफाइनरी मार्जिन हो गया, पर उस रिफाइनरी मार्जिन के बाद जो मार्केटिंग मार्जिन पे जो हेवी लॉसेस हो रही है, वो आपके पास एक क्षमता है 1 महीना 45 डेज को बरकरार रखने के लिए। पर पता नहीं सर फ्यूल मार्केटिंग का कितना है, मेरे ख्याल से उसका वॉल्यूम तो कितना काफी बड़ा है सर, शायद ये मार्जिन छोटा है, वॉल्यूम शायद इसमें बड़ा है। फ्यूल मार्केटिंग वॉल्यूम बड़ा है, पर यही चीज अब कंपनी लेवल पे आप उसको कंपनसेट करने के लिए, यदि मार्केटिंग मार्जिन लॉस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिफाइनरी मार्जिन है वो कंपनी को हेल्प करेगी, एटलीस्ट एक हेल्दी
उनका खुद का बैलेंस शीट जो है उसको बरकरार रखने के लिए। ओके, एक क्विक ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन जाते जाते मैं फटाफट से बंसल सर से भी पूछ लेता हूँ। बंसल सर, डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से आपका भी मैं बयान पढ़ रहा था कि ओएमसी के लॉस इससे कम होंगे, लेकिन पंप ओनर्स को कितनी राहत मिली है सर डायरेक्टली इससे? पंप ओनर्स की तो कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि पंप ओनर्स को तो अपनी सेवा करनी है और उनको जो आदेश मिला हुआ है उसके तहत उन्होंने सप्लाई को बरकरार रखना है, ताकि आम जनता को पूरी तरह से पेट्रोल डीजल की सप्लाई बनी रहे। और जहाँ तक कि पंप ओनर का, तो हम लोग ये डिसाइड और हमेशा मांग रखते हैं कि दाम ना बढ़ाए जाएं और कोशिश की जाए कि क्रेडिट स्टेबल किए जाएं। मैं सर क्रेडिट पीरियड भी तो बढ़ा है सर, क्रेडिट पीरियड 1 से 3 दिन कर दिया। नहीं, क्रेडिट पीरियड का वो बढ़ने का कारण ये है कि जैसे कि एक दिन का हम लोगों को क्या होता है, डीओडी था, मतलब कि आप आ जाइए माल ले लीजिए और उसके बाद एंड ऑफ द डे दे दीजिए। अब नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई या संडे आ गया या सैटरडे आ गया, बैंक बंद है, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक सरकार ने बात सुनी है जिसकी तहत जो है आम पब्लिक को जो हमारे यहाँ पर सप्लाई आ रही है वो हम लोग पीछे बैक टू बैक जिसको क्रेडिट दे रहे हैं, बड़े हमारे जो बड़े सप्लायर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो बरकरार अच्छा रहेगा और ठीक से हम लोग अभी भी उसको क्रेडिट या उसको वो सुविधा दे पाएंगे। एक तो ये उन्होंने सरकार ने अच्छा किया है, लेकिन जो हम लोगों का ड्यूटी है कि हम पूरी तरह से पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, पीछे से कोई सप्लाई की दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपनी ड्यूटी मेरे ख्याल से कहीं पर, जैसे कि रिलायंस और नायरा है, वहाँ पर उन्होंने कुछ डिस्करेज की है सेल, जो ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ रही है। कंज्यूमर का जो रेट बढ़ा है उस कंज्यूमर का जो रेट बढ़ गया है, उस कंज्यूमर पंप पे जैसे डायरेक्ट सप्लाई कंपनी देती थी, आज उसका रेट बढ़ गया है, वो भी कहीं पर घूम के पेट्रोल पंप पे आ रही है। वो है हमारे लिए टेम्परेरी फेज सेल बढ़ने का, लेकिन अल्टीमेटली जब वो गिरेगा तो हमें इफेक्ट आएगा। नहीं, आपने सही बोला सर। जब वो सॉरी सर, मैं ना एक ब्रेक के बाद में सर आपसे मैं और सवाल पूछूंगा अभी। मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट किया बीच में, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। लेकिन देखिए, पैनिक बाइंग के बावजूद डीलर्स ने सप्लाई जारी रखी, इसके लिए तारीफ भी होनी चाहिए। और जैसा सर अभी बंसल साहब बता रहे थे, लेकिन कुछ सवाल और हैं जो हम पूछेंगे मेहमानों से। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्ग सर, अब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर युद्ध लंबा चला, जिसके आसार ऐसा लग रहा है कि बने हुए हैं, वो अभी कोई कह नहीं पा रहा है कि युद्ध कब ख़त्म होगा, तो फिर अगला कदम क्या होगा सर आम आदमी के नज़रिए से? फिर ड्यूटी कट करेगी सरकार, या फिर प्राइस हाइक का सर्किल शुरू होगा, और किस तरह से फिर आगे मैनेज कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, युद्ध भी लंबा चल सकता है, बट युद्ध के मुकाबले जो ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है वो बहुत जल्दी वापस आने वाला नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो बढ़े हुए दाम हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के और गैस के, ये कई महीनों तक तो कम से कम चलेंगे, सालों नहीं मानना चाहते तो आप। तो हमें 1 या 2 साल के लिए हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हायर प्राइसेस आप पास ऑन कब करेंगे कंज्यूमर को या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, वो जो सरकार को लेना पड़ेगा। अभी बड़ा क्लियर है कि कम से कम अप्रैल मई तक, जब तक ये इलेक्शंस पूरे ना हो जाएं, तब तक तो कोई किसी किस्म का चांस नहीं है कि सरकार दामों को बढ़ाएगी। यस सर। सर क्विकली, जो आपने बताया अभी, जैसे अलग अलग आंकलन है, कोई 1.5 लाख करोड़ कह रहा है, आपने बताया 1,80,000 करोड़, या मेरे ख्याल से 1.80 लाख करोड़ रुपीस का राजस्व का नुकसान। ये लॉन्ग टर्म में सर क्या ये फिस्कल एक प्रेशर लेकर के आएगा, जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित करेंगी क्या ये सब चीज़ें? ऑफ कोर्स, सरकार का इतना बड़ा रेवेन्यू का नुकसान, अगर ये मानते हैं कि 1 साल तक ये एक्साइज ड्यूटी जो घटाई है सरकार ने वो 1 साल तक चलेगी, तो 1,80,000 करोड़ के आसपास का जो आपका नुकसान होता है उससे सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है। सरकार के फाइनेंसेस गिर जाते हैं। 28-30 लाख करोड़ की टोटल टैक्स रेवेन्यू आती है, उसमें से अगर 1.5-2 लाख करोड़ आपका चला जाता है तो आपको मुसीबत होती है।
वैसे टेक्निकल दृष्टिकोण से सरकार की अगर नेट टैक्स रेवेन्यू कम होती है, कि जो टोटल टैक्स की आमदनी माइनस सब्सिडीज वो कम होती है, तो जीडीपी पे उतना प्रभाव पड़ता है कि जीडीपी कैलकुलेशन में नेट टैक्स को जोड़ा जाता है, तो वो सीधा फर्क पड़ता है। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट जो इकोनॉमी में इफेक्ट आता है। अब आप ज़रा सोचिए, अगर गैस की सप्लाईज कम होती हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी। गैस की सप्लाई और ऑयल पेट्रोलियम सेक्टर की, जैसे अभी भी आज 20% और जारी कर दिया है, लेकिन इस महीने में फिर भी सरकार कमर्शियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को 70% सप्लाई जो महीने की है वो ही दे पाई है। तो उन सबके का डेफिनेटली इफेक्ट है कि रेस्टोरेंट बिजनेसेस उन सब में उत्पादन कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, तो चुनौतियां इफेक्ट आपका जीडीपी पे पड़ता है। तो एब्सोल्युटली। ये, और इसी तरह से ऑयल कंपनीज पे अगर 30,000 करोड़, ऑयल कंपनीज किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो इतना बड़ा घाटा चला पाए। उनकी समस्या कैश की भी हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं रहता खरीदने के लिए, तो वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें आप डॉलर्स दीजिए। तो उसका प्रभाव आपका पड़ता है, आपका डॉलर की क्यों गिर रहा है हमारा रुपया। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि ऑयल कंपनीज की जो डिमांड बढ़ जाती है और उनके पास चूंकि पैसे कम रहते हैं, तो उनको और ज़्यादा लोन्स और अकोमोडेशन चाहिए होता है। तो देयर इज वाइड रेंजिंग। यस सर, लेकिन अच्छा हुआ सर आपने ये इसको थोड़ा सा जोड़ भी दिया। मैं वही पूछने भी वाला था मित्रा सर से क्विकली। सर, ये जो डबल अटैक हो रहा है सर, एक तरफ रुपया लगातार गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट लेवल ही नहीं है जो कहा जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, और दूसरा ये हमारे पास एक महंगाई का जो संकट है। तो आने वाले टाइम में सर आपको लग रहा है कि संकट मैनेज हो जाएगा? उसके लिए तैयारियां आपको दिख रही हैं मित्रा सर? देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में अभी हम सिर्फ ऑयल और गैस को ही देख रहे हैं। और आप ये देखिए, यदि गैस की जो प्राइसेस हैं, पर्टिकुलरली जो एलएनजी की प्राइसेस हैं, जिसके ऊपर हमारा यूरिया मैन्युफैक्चरर बहुत डिपेंडेंट है, वो मार्केट में, स्पॉट मार्केट में $24-25 पर एमएमबीटू चला गया है, पहले जो $10 था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपकी जो यूरिया की सब्सिडी है, पहला तो प्रोडक्ट को लाना, और फिर जो यूरिया की सब्सिडी है वो इतनी मल्टीफोल्ड, डबल टाइम से बढ़ जाएगा, जो गवर्नमेंट के फिस्कल के ऊपर जरूर परेशानी देगा। इसके अलावा हमें यह लगता है कि यदि हर, आप मान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल है, फ्यूल एज अ फ्यूल, चाहे वो गैस हो या जहां पे भी नाफ्ता यूज कर रहे हैं, प्रोपेन यूज कर रहे हैं, यदि ये सब चीज महंगी होती जाएगी तो इंडस्ट्रीज क्या इस रेट को एब्जॉर्व कर पाएगी? यदि एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके इसका डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब डिमांड में रुकावट आएगी। राइट सर। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज कई रहेगा। मोर्चे एक साथ खुल रहे हैं आगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। बंसल सर, मैंने आपको समय कम दिया, पहले तो मैं क्षमा आपसे चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप लोगों की कोई डिमांड है सर? आप लोग कुछ और आप लोग चाह रहे हैं? और लगभग 92,000 जो पंप्स हैं, तमाम लॉकडाउन की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 90,000 से ज़्यादा पंप्स पर लगातार काम जारी है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। डीलर्स का मोराल अप रहे, इसके लिए क्या कुछ आपकी डिमांड्स रहेंगी? देखिए, पिछले 10 दिन पहले, करीबन हफ्ता भर पहले, हमने तीनों डायरेक्टर मार्केटिंग जो है आरपीसी, बीपीसी और आईओसीएल से बड़ी लंबी पूरा एक खाका तैयार किया कि कैसे 1,04,000 जो हिंदुस्तान भर में पेट्रोल पंप्स हैं, वो कैसे जनता को पूरी तरह से ये जो अपना पेट्रोल डीजल की और सप्लाई को किसी भी असामान्य स्थिति में हम लोग आगे बढ़ा सकें। दूसरा कि हमारी जो खुद के क्रेडिट की प्रॉब्लम थी वो रखी, जो कि इमीडिएटली कंपनी ने सुनकर, इंस्पायर्ड एट दैट कि वो खुद फाइनेंशियल अभी स्ट्रेस में है कि इतना बड़ा लॉस पिछले दिनों से वो उठा रहे हैं। वो देखिए, कंपनी को भी डबल मार पड़ रही है। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट, जो बाकी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारा सिर्फ क्रूड का दाम नहीं बढ़ा है, एक है कि डॉलर का, जो आपने अभी जिक्र किया कि डॉलर भी भागे जा रहा है, और वो हमारी जितनी भी परचेज है डॉलर के थ्रू क्रूड बास्केट में हमारा जो है वो एक समन्वय खराब कर रही है। तो क्रूड का एक तरफ से थमना और दूसरा डॉलर का रुपया जो है मजबूत हो, तो हमारा कहीं क्रूड बास्केट का रेट एक ठीक आता है। आगे के लिए तैयार है सर डीलर्स लोग? सर, मैं सरकार को, मैं बिल्कुल तैयार है, और हमारी तरफ से हमने सिर्फ एक ही डिमांड रखी हुई है कि प्लीज़ जब दाम घटना है तो शायद डिले कर लीजिए, क्योंकि दाम बढ़ाना या घटाना दोनों ही गलत बात है। एक स्टेबल
दाम रहे Correct. देश भर में, वो जनता के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए एक रहेगा। और सरकार इस चीज़ में मैं पूरा उनको श्रेय दूंगा कि पिछले कई साल से ये अच्छे से कर पाई कि दाम घटाने के टाइम पे 2 रुपये घट जाता कुछ टाइम के लिए, फिर बढ़ाना, फिर घटाना, फिर बढ़ाना, ये कोई ठीक नहीं था। इस बात के लिए हमने बड़ी पुरजोर तरीके से हर बार हर प्लेटफॉर्म पे उठाया है कि आप इसको एक पूल बना लीजिए, जहाँ पर दाम घट रहा है तो उसका पूल में पैसा आ जाए, और जब दाम बढ़ाना है, घटाना है, उसको मैनलाइज कर दें। और सरकार मेरे ख्याल से इस बार में ठीक है सर, जो दाम का प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर रही है। ऑल राइट सर, ऑन दैट नोट आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र गर्ग सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सौरभ मित्रा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजय बंसल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।